ओके, जिन्होंने कल वाला क्वेश्चन नहीं किया बाकी का पार्ट बाद में कर लो। नाउ पे अटेंशन ऑन दीज क्वेश्चंस। इस टाइप का कल हमने क्वेश्चन किया था, हमने सिर्फ ट्रायंगल की जगह पर क्या फॉर्म किए थे, स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस फॉर्म किए थे। स्ट्रेट लाइन के लिए हमें पॉइंट्स कितने चाहिए रहते हैं, 2 पॉइंट्स चाहिए रहेंगे। अगर हमें यहाँ पर अब एक ट्रायंगल फाइंड आउट करना रहेगा तो हमें कितने पॉइंट्स चूज करने पड़ेंगे, 3। उनका ऑर्डर मैटर करेगा क्या, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए सी बी या फिर ट्रायंगल बी ए सी, सारे के सारे सेम ही रहते, तो ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। तो हमें यहाँ पर सिलेक्शन करना है। ओके, अब देखो गिवन डेटा क्या है, हमारे पास 20 पॉइंट्स है जिसमें से 8 आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब पता है, एक लाइन में रहेंगे। ठीक है, मतलब अगर ये 8 पॉइंट्स में से अगर हम कोई 3 सेलेक्ट करेंगे तो कभी ट्रायंगल बनेगा क्या, क्या बनेगा, सीधा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो देखो अब हमें ट्रायंगल के लिए जो 3 पॉइंट्स चाहिए रहेंगे वो किस तरीके से हो सकते हैं, मतलब वी हैव 12 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स एंड 8 कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अब पहला वाला टाइप क्या हो सकता है, ऑल 3 पॉइंट्स, जो सारे के सारे 3 पॉइंट्स लिए हमने, कौन से पॉइंट्स में से उठाए, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में से। जैसे दिस इज नॉन कोलिनियर एंड दीज आर कोलिनियर, मतलब इनमें से हमने एक भी पॉइंट नहीं उठाया, ये हो सकता है। दूसरा, हमने यहां में से 2 पॉइंट्स उठाए एंड कोलिनियर, ये भी एक ट्रायंगल ही बनेगा। नेक्स्ट टाइपोलॉजी क्या हो सकता है, हमने यहां से एक उठाया और यहां से 2, यहाँ के 2 चल जाएंगे ना, क्योंकि ये 2 की वजह से क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। एंड नॉन कोलिनियर में से एक लेगा तो ऑब्वियसली बाहर तो ट्रायंगल बनेगा। बट कभी ये वाला पार्ट होगा क्या, ये वाला पार्ट कभी भी ट्रायंगल नहीं देगा। मतलब समझ में आया हमने कैसे परफॉर्म किया। देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए गिवन डेटा जैसे अंडरस्टैंड कर लिया, वी नो हमें ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए 3 पॉइंट्स की जरूरत होती है। तो आइदर नॉन कोलिनियर जो 12 है एंड कोलिनियर जो कि 8 है, उनमें से सिर्फ इतने ही टाइपोलॉजी के हिसाब से हम ट्रायंगल बना सकते हैं। ये वाला जो पार्ट रहेगा यहाँ से 0 और यहाँ से 3, यहाँ पर देखो हम सीधा लिख सकते हैं नो ट्रायंगल। यहाँ पर क्या बनेगा, ओनली स्ट्रेट लाइन ही बनेगा अगर तीनों के तीनों कोलिनियर पॉइंट्स होंगे तो। ठीक है, अब देखो ऊपर n का वैल्यू है और यहाँ पर आपका कौन सा है, r का वैल्यू है। तो हम सीधा कैलकुलेट कैसे करेंगे, अब यहाँ पर 12 में से 3 मतलब 12c3 इंटू 8c0, यहाँ पर क्या आएगा 12c2 इंटू 8c1, और यहाँ पर आपका आएगा जी 12c1 इंटू 8c2। हमें बस यही कैलकुलेट करना है अब। ट्वेल्व सी थ्री मतलब हमारा बनेगा जी 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 8c0 तो 1 होता है, एंड c0 इज ऑलवेज 1। कितना आएगा 3 मतलब ये 3 इंटू 2 2 2 2 2 220। दूसरे पे कितने बनेंगे 12c2 मतलब 12 इंटू 11 अपॉन 2, 8c1 इज 8, 11 6 जा 66, 66 इंटू 8, ऐसे भी जा सकते हो या फिर उल्टा भी जा सकते हो। कितना आएगा, नेक्स्ट 12c1 is 12, 8c2 is 8 into 7 upon 2, 6 into 8 into 7 कितना आएगा ये 326। हाँ 8 7 56, 280 प्लस 56 सही है। अब ये सारे ऑप्शनल है तो हमें इनका क्या करना पड़ेगा जी, एडिशन करना पड़ेगा। एडिशन 864 कैरी ओवर 17 352 1074। तो यहाँ पर हमारे कितने ट्रायंगल्स फॉर्म हो सकते हैं, 1074। इस टाइप के क्वेश्चंस के टाइम पे ध्यान दो, सबसे पहले आपको ऑल पॉसिबिलिटीज के ऊपर फोकस करना है।
सिंस इट इज सिलेक्शन, आप सिर्फ क्या अप्लाई कर रहे हो जी, कॉम्बिनेशन अप्लाई कर रहे हो। फर्स्ट स्टेप जैसे ही करोगे उसके बाद में सिर्फ कैलकुलेशन। यस, रिपीट करना है क्या? कौन सा वाला? स्ट्रेट लाइन के लिए था ना। स्ट्रेट लाइन में ट्रायंगल कैसे बनेगा? इफ ऑल 3 पॉइंट्स आर ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन है, इसी के ऊपर अगर तीनों पॉइंट्स अगर रहेंगे, इन तीनों को जोड़ने पे ट्रायंगल कहाँ बनता है? समझ में आया? इसको आप ऐसे फर्ज कर लो, ले जैसे ये है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। मैंने तीनों के तीनों पॉइंट्स बाहर के लिए, पहला टाइपोलॉजी। दूसरे टाइप में क्या किया जी, मैंने बाहर के 2 पॉइंट लिए, ये कोलिनियर में से एक पॉइंट लिया, ये बन सकता है ट्रायंगल। मैंने यहाँ के 2 पॉइंट्स लिए तो एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बन गया, और बाहर का एक पॉइंट लिया, ऐसा ट्रायंगल बन सकता है। बट अगर मैंने तीनों के तीनों पॉइंट्स अगर यहाँ पर लिए, ये पहला और दूसरा, ये दूसरा और तीसरा, अब ये तीसरा और पहला, ये कहाँ से ट्रायंगल बना भाई? समझ में? इसलिए हमने चौथा कंडीशन जो लिखा था वहां पर क्या बोला, देयर विल बी नो ट्रायंगल, देयर विल बी ओनली स्ट्रेट लाइन। ट्रायंगल बनने के लिए पॉइंट्स को नॉन कोलिनियर होना जरूरी है। कोलिनियर पॉइंट्स कभी भी लाइन एक ट्रायंगल नहीं बनाने वाले, हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन अंडरस्टूड? सेकंड वाले पे देखो अब, इन अ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स 9 आर टू बी चोजन फॉर अ प्रोग्राम। ये कीवर्ड अपना, जिससे पता चल जाता है हमें कॉम्बिनेशन यूज करना है। 3 students decide either all of them will join or none of them। मतलब हमारे यहाँ पर 2 कंडीशंस बनेंगे, जो आउट ऑफ दिस 20 स्टूडेंट्स जो 9 सेलेक्ट करने, उसमें से 20 में से 3 ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मतलब एक तो तीनों के तीनों आएंगे या फिर तीनों के तीनों नहीं आएंगे। तो यहाँ पर हमारे कितने केसेस बनते हैं? टोटल 2 केसेस बनेंगे। केस 2 हम क्या बोल सकते हैं भाई? नन ऑफ देम विल ज्वाइन। यही होगा, इसके अलावा और कुछ हो सकता है? अगर तीनों के तीनों अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 20 में से ये 3 स्टूडेंट्स माइनस कर देंगे, एंड जो 9 स्टूडेंट्स सेलेक्ट करने उसमें से भी तो 3 प्लेसेस चले जाएंगे। इफ 3 ऑफ देम विल ज्वाइन, आउट ऑफ 9 हमारे पास अब कितने प्लेसेस फिल करने रहेंगे? 6 प्लेसेस। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20 है, उसमें से तीनों ने तो ज्वाइन कर लिया, तो अब हमारे पास कितने बचे जी? 17। मतलब हमें क्या करना है, जो रिमेनिंग 6 प्लेसेस है उनके लिए हमारे पास 17 ही चॉइसेस है। तो ये 3 अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो भाई ये ऐसे के ऐसे ही होंगे। 1 मल्टीप्लाइड विथ, प्रोसेस अब तक कंप्लीट नहीं हुआ। वी हैव टू सेलेक्ट 6 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 17, तो 17 C6। ये हो जाएगा जी हमारा पहला केस, व्हेन 3 ऑफ देम विल ज्वाइन। ठीक है, नेक्स्ट केस 2, नन ऑफ देम विल ज्वाइन। अब देखो, नन ऑफ देम विल ज्वाइन मतलब ये 20 स्टूडेंट्स में हम उनको कंसिडर करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये 20 में से 3 को हम माइनस कर देंगे तो अब बचेगा 17। बट हमारे ये प्लेसेस माइनस होने वाले हैं क्या? नहीं, ये 9 के 9 ही रहने वाले हैं। R इज इक्वल टू 9 ही रहेगा। अब यहाँ पर हमारा क्या आएगा जी? 17C। केस 2। अब ये दोनों एक दूसरे को ऑप्शनल है, इसलिए इनका क्या रहेगा जी? एडिशन। 17C6 प्लस 17C9। सेकेंड वाला केस नहीं समझा? ओके, वापस से एक्सप्लेन करता हूँ। हमें n इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेंथ इज गिवन 20 में से हमें एक्चुअली एक प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट करने हैं 9 स्टूडेंट्स। अब एक ऐसा ग्रुप है 3 स्टूडेंट्स का, वो डिसाइड क्या करते हैं भाई, एक तो हम तीनों के तीनों ज्वाइन करेंगे या फिर तीनों के तीनों ज्वाइन नहीं करेंगे। अगर तीनों के तीनों ज्वाइन अगर करते हैं तो 9 में से अब कितने प्लेसेस बचेंगे? सिर्फ 6 ही प्लेसेस बचेंगे। तो हमें ये नया वाला R का वैल्यू मिल जाता है।
सिंस 3 आर ऑलरेडी चोजन, मतलब अब हमारे टोटल 20 वाली स्ट्रेंथ में से अब कितने बचेंगे? 17 बचेंगे। ये फेनोमेना समझ में आएगा? इसी को पैरेलल ये है, जब आ रहे हैं तो n का नया वैल्यू दोनों जगह पर सेम मिल रहा है। डिफरेंस कहां पर? यहां पर ज्वाइन कर रहे इसलिए 9 में से प्लेसेस चले जाएंगे 3, इसलिए नया r का वैल्यू 6 मिला। यहां पर वो ज्वाइन कर ही नहीं रहे तो सिलेक्शन का है ही नहीं, तो 20 का 17 हो जाएगा। बट जो हमें प्लेसेस है 9 जो फिल करने, वो तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, सिंस नन ऑफ देम इज ज्वाइनिंग। समझ में आया अब? एंड सिंस दीस टू आर ऑप्शन टू ईच अदर, इसलिए हम इनका क्या करेंगे जी? एडिशन करेंगे। Questions, the problems on परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब तक देखो हमने सिर्फ कॉम्बिनेशन वाले किए, हमने परम्यूटेशन अलग से सीखा था, कॉम्बिनेशन अलग से सीखा है। अब हम उस टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे जहां पर आपको दोनों अप्लाई करने पड़ते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। Out of 7 consonants and 4 vowels, how many words have 3 consonants and 2 vowels? यहाँ पर चाहे तो ऐसा लिख दो, कैन बी फॉर्म्ड। We have 7 consonants and 4 vowels. How many words can be formed that have 3 consonants and 2 vowels? ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, हमें जो वर्ड फॉर्म करना है उसके अंदर टोटल कितने लेटर्स रहने वाले हैं? 5। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म आउट ऑफ 3 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 वोवेल्स? मतलब हमें एक 5 लेटर वर्ड बनाना है, बट हमारे पास टोटल कितने लेटर्स है? 11, 7 कॉन्सोनेंट्स एंड 4 वोवेल्स। बट अब यहाँ पर वो जो 11 में से जो भी हम 5 सेलेक्ट करने वाले हैं उसके ऊपर भी कंडीशन दिया हुआ है, लाइक वी कैन हैव ओनली 3 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 वोवेल्स। तो देखो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें सिलेक्शन करना पड़ेगा। 7 में से कोई भी 3 कॉन्सोनेंट्स लेने पड़ेंगे, 4 में से कोई भी 2 वोवेल्स लेने पड़ेंगे, ये हो जाएगा हमारा सिलेक्शन। बट अगर हमारे पास सेम नंबर ऑफ लेटर्स अगर रहते हैं, वर्ड में अरेंजमेंट मैटर करेगा। तो यहां पर हमें सबसे पहले सिलेक्शन करना पड़ेगा, एंड आफ्टर सिलेक्शन वी हैव टू परफॉर्म अरेंजमेंट। और हम जानते हैं शुरुआत से ये किसके सिनोनिम्स है। सिलेक्शन मीन्स कॉम्बिनेशन, अरेंजमेंट मीन्स परम्यूटेशन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं जहां पर आपको सिलेक्शन भी करना पड़ता है एज वेल एज अरेंजमेंट्स भी देखने पड़ते हैं। दीज आर प्रॉब्लम्स ऑन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब देखो एक रफ आइडिया आ गया, अंदर जाते हैं। We have total 7 consonants, out of which how many consonants we have to select? 3. प्रोसेस कंप्लीट हुआ क्या? नहीं हुआ, दैट्स व्हाई मल्टीप्लिकेशन। वी हैव 4 वोवेल्स, आउट ऑफ विच हमें कितने वोवेल्स सेलेक्ट करने हैं? 2। अब देखो यहाँ पर कोई रिपीटेशन वगैरह बोला है क्या? ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट ही रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा जी हमारा सबसे पहले सिलेक्शन। अब हमने ये सिलेक्शन क्या किया जी? सिलेक्शन ऑफ
लेटर्स की है, बट अब तक हमने वर्ड फॉर्म किया क्या? वर्ड फॉर्म नहीं किया। अब जैसे ये सिलेक्शन किया, हमने सेलेक्ट कितने किए? 3+2 दैट इज 5। 5 distinct letters can be arranged in how many ways? 5 फैक्टोरियल, 5p5 आएगा ना तब। तो अरेंजमेंट में इनके क्या बनेंगे जी? 5 फैक्टोरियल। ये सिर्फ सिलेक्शन करके प्रोसेस हुआ क्या? नहीं। सिर्फ परम्यूटेशन करके प्रोसेस हुआ क्या? नहीं। मतलब ये एक के बाद एक होने कंपलसरी है, तो इनके बीच में क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा जी? 7C3 सिलेक्शन ऑफ कॉन्सोनेंट्स, 4C2 सिलेक्शन ऑफ वोवेल्स मल्टीप्लाइड विथ 5 फैक्टोरियल अरेंजमेंट ऑफ द सिलेक्शन। सिलेक्शन ऑफ कॉन्सोनेंट्स, सिलेक्शन ऑफ वोवेल्स, और ये वाला जो पार्ट रहेगा इट इज अरेंजमेंट। दिस इज योर फाइनल आंसर। कैसे आया, समझ में आया एवरीवन? हम इस टाइप के कई सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं जहां पर आप फॉलो करोगे तो आपको सबसे पहले सिलेक्शन करना पड़ता है, एंड आफ्टर मेकिंग अ सिलेक्शन वी गो फॉर अरेंजमेंट्स। ठीक है, नोट डाउन। How many 5-letter words can be formed from word daughter if number 1 G is always included, G is never included, word have only 2 vowels, अब ये जो डॉटर वर्ड है उसके अंदर हमारे कितने लेटर्स अवेलेबल रहता है? 8 रहता है। बट हमें जो नया वाला वर्ड बनाना है उसमें कितने लेटर रहने वाला है? 5। मतलब यहाँ पर हमें सिंपली समझ में आता है, हमें क्या करना है? सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स करना पड़ेगा। 8 में से 5 का सिलेक्शन करना है, क्या लिखेंगे? 8C5। ये समझ में आ गया? नॉर्मल तरीके से अगर जाएंगे तो, अगर बट हमें इन कंडीशंस के ऊपर काम करना है। G इज ऑलवेज इंक्लूडेड, मतलब G का सिलेक्शन तो हो गया, तो 5 में से अब कितने प्लेसेस बचे? 4। G चला गया तो ये वर्ड्स में से अब कितने वर्ड लेटर्स बचे? अब 7। 7 में से अब 4 का सिलेक्शन करना पड़ेगा क्योंकि G तो ऑलरेडी सिलेक्ट कर ही लिया। ठीक है, तो देखो फर्स्ट केस देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। G इज ऑलवेज इंक्लूडेड, मतलब हमें आउट ऑफ दिस 5 G इज ऑलवेज इंक्लूडेड, तो मतलब एक प्लेस तो चला गया हमारा। ठीक है, G का सिलेक्शन हो गया। अब देखो सिलेक्शन क्या है, अरेंजमेंट पे नहीं गया। अब हमारे पास टोटल कितने प्लेसेस बचे? 4 प्लेसेस, एंड वी हैव 7 लेटर्स। तो नेक्स्ट के लिए क्या हो जाएगा आपका? 7C4। G का सिलेक्शन मतलब सिर्फ ये पार्ट हो गया, ब्रैकेट के अंदर पूरा का पूरा सिलेक्शन ले लिया। ठीक है, अब इनके अरेंजमेंट के ऊपर फोकस करेंगे। 1G रिमेनिंग 4 लेटर्स
सिलेक्शन हो गया, अब अरेंजमेंट. 5 डिफरेंट लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल वेज. ठीक है, ये कैलकुलेशन इजी है. 7c4 कितना आता है? 35 एंड 5 फैक्टोरियल इज 120. ठीक है, टोटल कितना आएगा? कितना? 4200. if g is always included. अब यहीं पर क्या होता है पता है? अगर ये क्वेश्चन अगर ऐसा रहता, वर्ड ऑलवेज स्टार्ट्स विथ जी, तो इसका लोकेशन भी फिक्स हो जाता. मतलब अरेंजमेंट में हम अब 5 फैक्टोरियल नहीं लेते, यहाँ पर जी का लोकेशन भी हम फिक्स कर देते. अरेंजमेंट सिर्फ किन का होता है? जो रिमेनिंग 4 का होता. तो यहाँ पर 5 फैक्टोरियल नहीं आता, यहाँ पर 4 फैक्टोरियल आता अगर क्वेश्चन रहता वर्ड ऑलवेज स्टार्ट विथ जी. नेक्स्ट, जी इज नेवर इंक्लूडेड. मतलब हमें जो अब 5 प्लेसेस भरने उसमें जी इंक्लूड नहीं हो रहा है, मतलब अब हमारा ये वाला पार्ट नहीं रहेगा. तो रिमेनिंग हमारे कितने बचे लेटर्स? ओनली 7. तो यहाँ पर सीधा सिलेक्शन क्या होगा? 7c5 and these are 5 different letters. They can be arranged in how many ways? 5 factorial ways. लिखते टाइम प्लीज ऐसा लिखना, ब्रैकेट के अंदर सिलेक्शन रहेगा, ब्रैकेट के बाहर हम अरेंजमेंट करेंगे. ठीक है, पैटर्न हमेशा याद रखना, पहले हमेशा सिलेक्शन होता है, बाद में ही हम अरेंजमेंट के ऊपर जाएंगे. 7c5 मतलब 7c2 मतलब 21. 21 इंटू 120, ये कितना आएगा? इसका 60%. 2520. नेक्स्ट, वर्ड हैव ओनली 2 वोवेल्स. अब देखो जैसे वोवेल्स को मेंशन किया, जो वोवेल नहीं होता वो कॉन्सोनेंट होता है. तो आपको सबसे पहले ये वर्ड के अंदर टोटल कितने वोवेल्स और कितने कॉन्सोनेंट्स है वो अलग अलग करना पड़ेगा. DGHTR मतलब वी हैव 5 कॉन्सोनेंट्स एंड 3 वोवेल्स. हमारे पास ये अवेलेबल है. अब हमें ऐसा वर्ड बनाना है जिसके अंदर कितने वोवेल्स रहेंगे? सिर्फ 2. 2 से कम भी नहीं चलेगा, 2 से ज्यादा भी नहीं चलेगा. तो हमें जो एक 5 लेटर वर्ड बनाना रहेगा, सबसे पहले सिलेक्शन, 3 में से कोई भी 2 वोवेल सेलेक्ट करना है. तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा? 3C2. 2 प्लेसेस वोवेल्स के लिए चले गए. अब रिमेनिंग कितने प्लेसेस बचे? 3 प्लेसेस. 3 प्लेसेस में कौन आएगा? सिर्फ कॉन्सोनेंट से आएगा. तो कॉन्सोनेंट्स का सिलेक्शन रहेगा जी 5C3. और जैसे ये सिलेक्शन हो गया, these 5 different letters they can be arranged in how many ways? 5 factorial. 5C3 मतलब 5C2 मतलब 10, 3C2 मतलब 3, और ये रहेगा हमारा 120. 3600. ऐसा एक और करें. How many 5 letter words? How many 5 letter words can be formed from word equation? How many 5 letter words can be formed from word equation such that number 1, 3 vowels and 2 consonants are involved.
Number 2, 2 vowels and 3 consonants are involved. Either E is involved or O is involved. पहले दो बहुत इजी है। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सिर्फ वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स का काउंट सबसे पहले अलग करना है गिवन वर्ड के अंदर। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स डू वी हैव? Q है, T है एंड N। मतलब देखो हमारे पास गिवन डेटा में 3 कॉन्सोनेंट्स है एंड 5 वोवेल्स है। उसमें से पहले के लिए हमें क्या करना है, वी मस्ट हैव 3 वोवेल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स। अब देखो सारे के सारे अलग है, रिपीटेशन वाला पार्ट अब तक नहीं कर रहे हैं हम। 2 कॉन्सोनेंट्स मतलब ये बनेगा 3C2, 3 वोवेल्स मतलब ये बनेगा जी 5C3। ये जैसे ही सिलेक्शन हो गया सारे के सारे अलग है। 5 डिस्टिंक्ट लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल वेज। सेकंड वाला भाई पहले का ही कॉपी है, बस काउंट अलग है। सेकंड वाला क्या आएगा जी, ये फॉर्मेट में बताओ, देखते से बता सकते हो। 5C2 इंटू 3C3 इंटू 5 फैक्टोरियल। थर्ड वाला जो कंडीशन दिया है, कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा थर्ड वाले कंडीशन का मतलब क्या है? आइदर E इज इन्वॉल्व और O इज इन्वॉल्व, मतलब दोनों में से कोई ना कोई एक तो होना ही चाहिए। बट और की वजह से क्या होगा, जब E रहेगा तब O रह सकता है कि नहीं? तब वो नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम अप्रोच कैसे करेंगे, हम सिर्फ E के लिए कैलकुलेट करेंगे, उसको इंटू 2 करेंगे तो O वाला भी कंसिडर हो ही जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। यह आएगा जी आपका 3C3 इंटू 5C2 मल्टीप्लाइड विथ 5 फैक्टोरियल। सेकंड वाले का आंसर। थर्ड, आइदर E इज इन्वॉल्व और O इज इन्वॉल्व। हमें 5 लेटर वर्ड बनाना है। अब देखो कोई भी कॉन्सोनेंट एंड वोवेल के ऊपर कंडीशन नहीं डाला है। सो लेट जैसे हम किसके लिए कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहला पार्ट इसमें से भी E के लिए। अगर E अगर इन्वॉल्व हो रहा है मतलब इसका सिलेक्शन एक ही तरीके से होगा, 1C1, एक में से एक का सिलेक्शन। अब रिमेनिंग कितने स्पेसेस बचते हैं? 4। एंड हाउ मेनी लेटर्स डू वी हैव? E को छोड़ने के बाद 7 बचे, 7। तो 7 में से कोई भी 4, 7C4 and these 5 distinct they can be arranged in 5 factorial ways। सेम थिंग किसके लिए रहेगा, अब O के लिए रहेगा, उसके लिए भी सेम आने वाला है, दोनों का ऐड और दोनों का एडिशन होने वाला है। ये हमारा E के लिए रहेगा और O के लिए भी क्या रहेगा, O का सिलेक्शन, फिर रिमेनिंग में से नहीं चेंज रहेगा ना, 7C4 नहीं रहेगा, 6C4 रहेगा, क्योंकि E ले लिया ना तो O नहीं आएगा। समझ में आया? E का सिलेक्शन कर लिया तो O नहीं आने वाला, तो E ले लिया तो एक चला गया, बचे 7। 7 में से O को कंसिडर नहीं करना है तो बचे 6। बाय मिस्टेक। फाइव फैक्टोरियल। अभी एडिशन मतलब क्या रहेगा, सीधा इनको आप पहले वाले आंसर को आप सीधा क्या कर सकते हो जी,
2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। 6c4 मतलब 6c2 मतलब ये रहता है जी हमारा 15, 15 टू ज़ा 30, 30 इंटू ये 5 फैक्टोरियल इज 120। टोटल आंसर क्या आएगा आपका 3600। अब तक हमने जो वर्ड्स देखे वहां पर कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा था। अब हम एक ऐसा एग्जांपल देखेंगे जहां पर रिपीटेशन आएगा, तब हम कौन सा परम्यूटेशन अप्लाई करेंगे, परम्यूटेशन फॉर ऑब्जेक्ट्स नॉट एट ऑल डिस्टिंक्ट। याद आ रहा है, जो रिपीटेशन होता है उससे हमें डिवाइड करना पड़ता है, मतलब सेम प्रोसेस रहेगा, रिपीटेशन में सिर्फ एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है, नथिंग एल्स। ठीक है, उस टाइप का एक क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स can be formed from word, हमने वर्ड क्या लिया जी, मैथमेटिक्स। प्रीवियस 2 एग्जांपल्स के जैसे अब रिपीटेशन का एब्सेंस नहीं है, अब यहाँ पर रिपीटेशन प्रेजेंट है। आपका m 2 बार आ रहा है, आपका a भी 2 बार आ रहा है, हमारा t भी कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना आपको ना सबसे सही तरीका बताता हूँ। क्या करना है, आपके ना रिपीटेशन वाले अलग से लिखने एंड नॉन रिपीटेशन वाले अलग से लिखने। ठीक है, तब भी ऑब्जर्व कर पाओगे। जैसे कि हमारे डबल वाले कौन से हैं, हमारा m 2 बार आया है, हमारा a 2 बार आया है और हमारा t 2 बार आया है। अब हमारे सिंगल वाले कौन से हैं, हमारा h बचा, e है, I है, C है और S है। मतलब हमें देखो पता क्या चला अब यहाँ पर, we have 3 letters जो 2 टाइम्स आते हैं एंड we have 5 letters जो एक बार आते हैं। ये समझ में आ गया, क्योंकि अब देखो सिलेक्शन करना इजी हो जाता है। क्यों, ये करने के बाद ही हम सीधा क्वेश्चन के ऊपर जा सकते हैं, गिवन डेटा को अंडरस्टैंड करने के बाद। बट ये क्यों कर रहे हैं समझ में आएगा, क्योंकि अगर हमें 4 लेटर वर्ड बनाना है तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है, सारे के सारे लेटर्स अलग रहेंगे, एटलीस्ट एक लेटर डबल आ रहा है, ऐसा ही तो हो सकता है। तो देखो हमारे केसेस क्या बनते हैं, केसेस नंबर 1, ये जो चारों लेटर्स है 4 लेटर्स आर डिस्टिंक्ट, मतलब चारों के चारों अलग है। एक एम है लिया, एक ए लिया, एक टी लिया, एक सी लिया, या फिर नीचे में से कोई भी लिया, या फिर एम लिया, ए लिया, ई लिया, एस लिया, जो भी है। बट सारे के सारे लेटर्स कैसे रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। ये पहला तरीका बन सकता है। दूसरा वाला तरीका क्या बनेगा, ये चारों में से कोई तो 2 सेम रहेंगे एंड 2 अलग रहेंगे। तो 4 लेटर्स आर डिस्टिंक्ट, ये अब 2 letters are same and 2 letters are distinct, ये भी हो सकता है। तीसरा वाला टाइपोलॉजी, एम भी 2 बार आया, ए भी 2 बार आया, मतलब ये 4 लेटर में 2 जोड़ियां भी तो आ सकती है, ये बनेगा हमारा तीसरा टाइपोलॉजी। 2 लेटर्स आर सेम की तरह हम क्या बोल सकते हैं, टू पेयर्स आर इन्वॉल्व। पेयर में ऑलरेडी 2 होते हैं, हमारे पास टोटल कितने पेयर्स हैं, 3 पेयर्स है। 3 में से कितने पेयर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 पेयर। ये टाइपोलॉजी समझ में आ गया। 4 लेटर वर्ड में चारों के चारों लेटर अलग है, 4 लेटर वर्ड में एक पेयर इन्वॉल्व हो रहा है, या फिर हम ऐसा ऐसा बोलते हैं 1 पेयर
is involved and two letters are distinct. यहाँ पर two pairs are involved. ये वन पेयर की वजह से दो प्लेसेस चले जाएंगे और 2 + 2 4. टू पेयर्स मतलब पेयर्स में ऑलरेडी दो होते तो 2 2 जा 4 लेटर वर्ड बन जाता है. ये ऑप्शन समझ में आ गए. ये इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे एंड आफ्टर दैट वी हैव टू ऐड देम. ठीक है, ये पैटर्न समझ में आया. अब हमें आगे जाके ये करना है, इसलिए हम शुरुआत में देखते भाई हमारे पास पेयर्स कितने हैं. हमारे पास टोटल पेयर्स हैं 3. डिस्टिंक्ट लेटर्स मतलब सिंगल बार आने वाले कितने हैं 5. बट टोटल नंबर ऑफ लेटर्स सेट देखो. अब इसको टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं 1 2 3. ये एक बार भी तो आ सकते हैं. 1 2 3 एंड 3 + 5 8. वी हैव टोटल 8 डिफरेंट लेटर्स जिनकी मदद से रिपीटेशन के साथ ये 11 लेटर वाला एक वर्ड बना. ठीक है, देखो केसेस अगर समझ में आ गए तब भी हम आगे जा सकते हैं. अगर किसी को नहीं समझ में आ गया तो वापस से पूछ लो. गिवन डेटा का रिप्रेजेंटेशन हमने लिखा ये वाले फॉर्मेट में. क्यों? क्योंकि आगे जाके हमें ये करना है. ठीक है, अब यहाँ पर 4 लेटर की जगह अगर 5 लेटर रहता तो फिर और केसेस बन जाते हैं. 1 पेयर इज इन्वॉल्व, 3 लेटर्स आर डिस्टिंक्ट, 2 पेयर्स आर इन्वॉल्व, 1 लेटर इज डिस्टिंक्ट. इस तरीके से. ओके, सबसे पहला वाला केस देखते हैं. 4 लेटर्स आर डिस्टिंक्ट मतलब सारे के सारे हमारे अलग अलग रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे. तो मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, अगर मैंने M, A और T ये जो 2 बार आने वाले इनको अगर एक ही बार लिया ये डिस्टिंक्ट ही कहलाएंगे. सो दिस 3 एंड दिस डिस्टिंक्ट 5. तो हमारे पास टोटल कितने डिफरेंट लेटर्स हो गए 8. उसमें से हमें कितने सेलेक्ट करने हैं सिर्फ 4. तो पहले वाले का आंसर बहुत इजी है. Since we have 8 distinct letters available, तो पहले वाले कंडीशन के लिए हमारा क्या आएगा सीधा आंसर 8C4. ये तो अब सिर्फ सिलेक्शन हो गया. ये क्या हो गया सिर्फ सिलेक्शन. अब सारे के सारे डिफरेंट है. 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दे कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल वेज. 4 फैक्टोरियल वेज. अब 4 फैक्टोरियल होता है 24. 8C4 क्या रहेगा 8 × 7 × 6 × 5 अपॉन 4 × 3 × 2. ये कैंसिल हो गया. 3 2 = 6, 7 5 = 35, 2 70, 70 × 24 कितना आता है 1680. 1680 पहले वाले का आंसर. अगेन ब्रैकेट के अंदर सिलेक्शन, उसके बाहर अरेंजमेंट परम्यूटेशन. सेकंड वाले पे आते हैं जी. अब देखो हमें सारे डिस्टिंक्ट लेने थे इसलिए हमारा सिलेक्शन करने का एक ही तरीका था. अब हमें क्या चाहिए, हमें ये 3 पेयर में से एक पेयर इन्वॉल्व करना है एंड रिमेनिंग 2 लेटर्स आर डिस्टिंक्ट. अब देखो यहां पर कैसा हो सकता है. लेट जैसे ये तीनों में से एक पेयर मैंने कौन सा सिलेक्ट किया जी TT, और रिमेनिंग जो 2 लेटर्स डिस्टिंक्ट चाहिए इसमें A भी तो एक बार आ सकता है, M भी एक बार आ सकता है. समझ में आया? तो हमें वो भी कंसिडर करना है. तो सबसे पहले पेयर से रिलेटेड काम कर लेते हैं जी. पेयर से रिलेटेड हाउ मेनी पेयर्स डू वी हैव 1 2 एंड 3. तीनों में से हम कितने पेयर इन्वॉल्व करना चाहते हैं ओनली 1. तो सबसे पहले सिलेक्शन कर रहे हैं तो पेयर से रिलेटेड क्या आएगा हमारा 3C1. एक पेयर का सिलेक्शन हो गया. अब जो हमारे डिस्टिंक्ट लेटर्स है, अब डिस्टिंक्ट प्लेसेस कितने बचे सिर्फ 2 ही प्लेसेस बचे. बट हाउ मेनी लेटर्स डू वी हैव. इसमें से एक पेयर चला गया तो देखो ये बाकी के 5 और ये 2 7 बचे. 7 में से कोई भी 2 लेने. अब 7C2. अब ये क्या हो गया जी हमारा ब्रैकेट के अंदर सिर्फ सिलेक्शन हो गया. नाउ दिस 4 जो है उसमें से एक पेयर है मतलब एक ऐसा लेटर है जो 2 बार आ रहा है. ठीक है, तो इसको डिस्टिंक्ट के जैसे जाएंगे तो इट कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल वेज. बट उनमें से क्या रहेगा आपका एक ऐसा लेटर है जो डबल आ रहा है.
डबल आ रहा है तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। आपका सिर्फ देखो ये रिपीटेशन की वजह से सिर्फ ये डिनोमिनेटर में पार्ट एक्स्ट्रा आ रहा है, सिलेक्शन में भी नहीं, सिर्फ अरेंजमेंट में आ रहा है। ठीक है, ये किसको समझ में नहीं आया पूछ लो, मैं रिपीट करता हूँ। आगे पहला वाला पार्ट समझ में आ गया, परम्यूटेशन वाला पार्ट स्पेशली हम 4 फैक्टोरियल क्यों लिखते हैं, बिकॉज हमारे सारे के सारे लेटर्स कैसे हैं, डिस्टिंक्ट है। रिपीटेशन के टाइम पे हमने देखा था जो भी कोई ऑब्जेक्ट जितनी भी बार रिपीट हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, रिपीट हो रहा है, हम उसके काउंट के फैक्टोरियल से सीधा डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम सिलेक्शन के ऊपर फोकस करेंगे। हमारा सेकंड कंडीशन क्या है, वन पेयर इज इन्वॉल्व, वन पेयर की वजह से आपके 2 प्लेसेस चले जाएंगे एंड रिमेनिंग 2 लेटर्स मस्ट बी डिस्टिंक्ट। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं, MM AA एंड TT 3 पेयर्स। 3 पेयर्स में से हमें कोई भी एक पेयर चाहिए, इसलिए हमने क्या लिया जी 3C1। ये पार्ट समझ में आ गया, दिस पार्ट इज रिलेटेड टू पेयर। अब डिस्टिंक्ट लेटर्स की जब हम बात कर रहे हैं, वी नो हमारे पास ये नीचे 5 वाले डिस्टिंक्ट है, बट लेट जैसे मैंने T एंड T इन्वॉल्व कर लिया तो A एंड M के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन हट जाता है ना, वो एक बार तो आ सकते हैं। सो दीज रिमेनिंग 2 कैन बी अपीयर्ड सिंगल। ठीक है, तो दीज 2 एंड दीज 5 टोटल कितने हो गए 7। 7 में से अब हमें रिमेनिंग 2 लेटर्स फिलअप करने हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 7C। ये कौन से प्लेसेस के लिए जी, डिस्टिंक्ट के लिए। समझ में आया। लेट जैसे यहां पर मैंने T और T सेलेक्ट कर लिया, जस्ट फर्ज करो, और 7C2 में से कोई भी एक ले लिया, लेट जैसे एक A ले लिया और एक बार C ले लिया। नाउ दिस 4 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल वेज, बट इसमें से रिपीटेशन हो रहा है ना, रिपीटेशन के लिए हम क्या करते हैं, जितनी बार रिपीट हो रहा है उतने फैक्टोरियल से हम डिवाइड करते हैं। ये समझ में आया। तो देखो अब इसका आंसर क्या आएगा, 3C1 3 होता है, 7C2 21 होता है, ये कितना रहता है 12 रहता है। ये प्रोडक्ट करना है आपको, 36 367 20 756 756। सेकंड वाला पार्ट समझ में आ गया एवरीवन। थर्ड वाले पे जाता है, अब क्या बोला है जी, 2 पेयर्स आर इन्वॉल्व, मतलब ये नीचे वाले तो सोचना ही नहीं है, हमें सिर्फ ऊपर वालों के बारे में सोचना है। हाउ मेनी पेयर्स डू वी हैव 3 पेयर्स, 3 में से कितने पेयर्स इन्वॉल्व करना है, 2 पेयर्स इन्वॉल्व करने हैं, तो हमारा सीधा क्या आ जाएगा जी, पहला वाला सिलेक्शन 3C2। अब 2 पेयर्स आ गए, मतलब चारों के चारों प्लेसेस फिलअप हो गए, डिस्टिंक्ट लेटर्स के लिए जगह बचा क्या, नहीं बचा, सिलेक्शन टोटल हो गया। मतलब लेट जैसे पकड़ लिया जी TT एंड AA, these 4 letters they can be arranged in 4 factorial ways, but T 2 बार आ रहा है इसलिए डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, A 2 बार आ रहा है इसलिए डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ये आएगा हमारा नया वाला आंसर। समझ में आ रहा है, मैं अज्यूम करके चल रहा हूं, जस्ट टू रिकॉग्नाइज दिस। ठीक है, ये कितना आएगा 3C2 होता है जी 3, और ये रहता है जी आपका 24/4 6 3 6 18, आपका ये बनेंगे जी सिर्फ 18। ऐसा रिपीटेशन वाला करना है एक और, करें ओके। How many 5-letter words? How many 5-letter words can be formed from
फ्रॉम वर्ड इनएफिशिएंट। इस टाइप के वर्ड्स में थोड़े से स्पीड ब्रेकर लगते हैं, सो प्लीज बी केयरफुल। अब ये वर्ड में देखो सिर्फ डबल नहीं ट्रिपल भी आ रहा है क्या? हाँ जी ट्रिपल भी आ रहा है। देखो सबसे पहले काउंट करना शुरू कर दे। आई एक बार आया, ये दो बार आया और ये तीन बार आया। मतलब देखो यहाँ पर हमारा तीन बार आता है जी आई आई एंड आई। नेक्स्ट डबल आता है क्या कुछ? हमारा ई डबल आता है और हमारा एफ भी डबल आता है, तो मतलब इंटू टू। एन भी डबल आ रहा है ना, एन भी हमारा डबल आ रहा है, ठीक है। इंटू टू वाला हमारा एन और एन बनता है, ई एंड ई बनता है एंड एफ बनता है। ओके अब देखो सिंगल में सिर्फ सी एंड टी है, मतलब इंटू वन वाले हमारे सिर्फ बचेंगे सी एंड टी। तो काउंट करेंगे। अब लेट जैसे ये ग्रुप को हमने क्या बोला जी? पेयर बोला। इसको हम ट्रिप बोलते हैं लेट जैसे जस्ट नाम के लिए, ठीक है। तो हमारे पास ट्रिपल्ड कितने हैं? सिर्फ एक है। हमारे पास पेयर्स कितने हैं? हमारे पास तीन पेयर्स है। और हमारे पास सिंगल कितने हैं? ये हमारे दो हो गए, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है? a 5-letter word. In how many ways this can be found? All 5 letters are distinct. हो सकता है ना, ठीक है। हमारे पास टोटल लेटर्स देखो कितने हैं? आई एन ई एफ, 4 5 6। वी हैव 6 डिफरेंट लेटर्स, ठीक है। ये हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारे केसेस क्या बन सकते हैं। नंबर 1, 5 letters are डिस्टिंक्ट। अब देखो रिपीटेशन एक एक करके जाओ, सीधा ट्रिप सी पे मत जाओ, एक एक करके पेयर को इंट्रोड्यूस करो। नेक्स्ट क्या हो सकता है जी? लास्ट क्वेश्चन में जो हमारा सेकंड केस था वही हो सकता है। वन पेयर इज इन्वॉल्व एंड रिमेनिंग 3 आर डिस्टिंक्ट। वन पेयर एंड 3 लेटर्स आर डिस्टिंक्ट। नेक्स्ट क्या हो सकता है? सिंस वी हैव मल्टीपल पेयर्स, दो पेयर्स भी आ सकते हैं। टू पेयर्स इन्वॉल्व होंगे एंड रिमेनिंग वन लेटर कैसा रहेगा जी? डिस्टिंक्ट रहेगा। और क्या बन सकता है? हमारे पास अब ट्रिप है, वन ट्रिप इज इन्वॉल्व एंड रिमेनिंग लेटर्स आर डिस्टिंक्ट। वन ट्रिप एंड अब ट्रिपल की वजह से 3 प्लेसेस चले जाएंगे, तो बचेंगे कितने लेटर्स? 2 लेटर्स आर डिस्टिंक्ट। देखो ये ऊपर नीचे भी हो गया प्रॉब्लम नहीं पड़ता, ठीक है। हमें बाद में तो कैलकुलेट ही करना है। नेक्स्ट, वन ट्रिपल एंड वन पेयर, ये भी तो 5 होते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमने इनका तो एडिशन किया ही नहीं, ठीक है। इनका एडिशन विल बी आवर फाइनल आंसर। कितना आता है? और 7 24। ये केसेस समझ में आ गए, ठीक है। ये केसेस बनाने तक ही आपको थोड़ा सा स्पीड स्लो करना पड़ेगा, और जैसे ही बन गया ना आपको बस फॉलो करना है।
देखो सीधा केसेस के हिसाब से जाएंगे। पहला वाला केस हमने क्या बोला जी, 5 लेटर्स आर डिस्टिंक्ट। हमने ऑब्जर्व किया हमारे पास डिस्टिंक्ट की अगर बात करेंगे तो अलग अलग कितने हैं टोटल लेटर्स, 6। तो 6C5 ये हो जाएगा हमारा ब्रैकेट के अंदर सिलेक्शन। ब्रैकेट के बाहर हम क्या करेंगे जी, अरेंजमेंट। 5 डिफरेंट लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल वेज। 6C5 इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अगर किसी को कंफ्यूजन है सर यहाँ पर परम्यूटेशन किधर है, 5 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 5P5। ठीक है, ये इवेंचुअली 6C5 मतलब 6C1 दैट इज 6, 5P5 मतलब 5 फैक्टोरियल। 6 इंटू 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 6 फैक्टोरियल दैट इज 720। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड वाला केस, 1 पेयर एंड 3 लेटर्स आर डिस्टिंक्ट। हाउ मेनी पेयर्स डू वी हैव, वी हैव 3 पेयर्स। 3 पेयर्स में से हमें कितने का सिलेक्शन करना है, एक का। ठीक है, सो 3C1 एक पेयर का सिलेक्शन हो गया। और जैसे एक पेयर का सिलेक्शन हो गया, कोई भी एक को हटा दो, FF लेट जैसे मैंने हटा दिया। अब डिस्टिंक्ट लेटर्स कितने बचे अपने पास, 5, CTNEI 5। 5 में से हमें कितने सेलेक्ट करने हैं, सिर्फ 3। सो इनटू 5C3 ये आ जाएगा हाँ जी हमारे ब्रैकेट के अंदर सिलेक्शन। These 5 letters can be arranged in 5 factorial ways, but इसमें एक पेयर है मतलब एक डिजिट या फिर एक लेटर कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। सो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अभी कितना आएगा, 3C1 आता है 3, 5C3 मतलब 5C2 मतलब 10, यह आ जाता है 60, 60 इंटू 3 180, 1800। नेक्स्ट केस, 2 पेयर्स एंड 1 लेटर इज डिस्टिंक्ट। कोई भी 2 पेयर का सिलेक्शन। हाउ मेनी पेयर्स है, 3 पेयर्स है हमारे पास। 3 में से कोई भी हमने 2 पेयर्स ले लिए। अब हमें सिर्फ एक जगह फिल करनी है। 3 में से 2 पेयर चले गए तो अब कितने लेटर्स बचे डिस्टिंक्ट, 4। तो 4C1 ये हो गया जी हमारा सिलेक्शन। These 5 different letters can be arranged in 5 factorial ways, that is 5P5, but इनमें 2 पेयर है, that's why क्या रहेगा, 2 factorial upon 2 factorial। अज्यूम करके चलो, अगर समझ में नहीं आ रहा है सर यही कैसे करो, डिफरेंट पकड़ के आपको न्यूमरेटर मिल जाएगा। रिपीटेशन के लिए अज्यूम करके चलो, 2 पेयर्स है ना, लेट जैसे मैंने NN ले लिया और EE ले लिया, एक अलग लेट जैसे मैंने C ले लिया। ये 5 फैक्टोरियल के तरीके से इसमें से n 2 बार AC डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, E 2 बार AC डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ये कितना आएगा जी, ये आता है आपका 30, ये आपका 30 आएगा। ये कितना आता है, 3C2 इज 3, 4C1 इज 4, 12, 12 इंटू 3, ये कितना आएगा जी हमारा 360। नेक्स्ट, 1 ट्रिपल एंड 2 लेटर्स आर डिस्टिंक्ट। हमारे पास ट्रिपल जोड़ी तो एक ही है, तो सीधा क्या आएगा आपका 1C1। एक में से सिर्फ एक ही ट्रिपल सेलेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट, 2 लेटर्स आर डिस्टिंक्ट। अगर ये जोड़ी अगर सॉरी ये ट्रिपल अगर चला गया, हमारे पास 1 2 3 4 5 5 है, 5 में से अब हमें 2 लेटर्स मस्ट बी डिस्टिंक्ट। तो नेक्स्ट क्या आएगा जी आपका 5C2, ये हो गया जी आपका सिलेक्शन। दिस कैन बी अरेंज इन हाउ मेनी वेज, 5P5 वेज। बट अब रिपीटेशन के ऊपर फोकस करेंगे। एक कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स, मतलब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। आपका 1C1 is 1, 5C2 is 10, 5P5 is 120 upon 3 factorial मतलब 20, 200 must be the answer। Next, 1 triple 1 pair,
वन ट्रिपल मतलब 1C1, वन पेयर। हमारे पास टोटल कितने पेयर है? 3 पेयर है। सो 3C1, ये जैसी हो गया, आगे आएगा जी 5P5 अपॉन ट्रिपल वाला 3 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा और पेयर वाले 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। तो देखो ये ब्रैकेट के अंदर बनता है 3, दिस इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 20 अपॉन 2, दैट इज 10। ये आएगा जी हमारा आंसर 30। इन सब का एडिशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा जी फाइनल आंसर। ठीक है, 1800, 200, 2000, 700, 300, 3000, 20, this 80, 80, 3110। अब ध्यान देना, सारे लेटर्स डिस्टिंक्ट थे, इधर डिनोमिनेटर में कुछ था क्या? नहीं था। सेकंड कंडीशन, वन पेयर, पेयर में 2 रहते हैं इसलिए डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट में 2 पेयर्स, सिंगल पेयर का 2 फैक्टोरियल, दूसरे पेयर का 2 फैक्टोरियल। वन ट्रिपल, दैट्स वाई डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। वन ट्रिपल एंड वन पेयर, ट्रिपल वाला 3 फैक्टोरियल एंड पेयर वाला 2 फैक्टोरियल। सिर्फ उतने नए पार्ट से डिवाइड हो रहा है, अदरवाइज न्यूमरेटर में आपका जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। ये क्लियर है? ओके। ऐसा एक और दो क्वेश्चन। पांच के लिए नहीं जाते, 4 के लिए ट्राई करो। हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड how many 4 letter words can be formed from, हमारा वर्ड है जी प्रोपोर्शन। सबसे पहले गिवन डेटा ढंग से लिखना है। हमारा कितनी बार रिपीटेशन हो रहा है वो चेकआउट करो जी। एक एक लेटर पी, लेट्स जस्ट स्टार्ट विथ पी। हमारा पी 2 बार आता है, कोई है क्या जो 3 बार आ रहा है? ओ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ 3, ओ ओ, मतलब इसके अलावा और कोई तो है नहीं। ठीक है, तो ये कट गया हमारा। नेक्स्ट पी 2 बार आ रहा है, आर भी हमारा 2 बार आ रहा है, तो पी एंड पी, आर एंड आर, 2 ही पेयर्स हैं। ओके, नेक्स्ट अब देखो टी आई एंड एन, ये सिंगल वाला है, 3 का डब्बा। ओके, तो मतलब यहाँ पर हमने इसको ट्रिपल बोला, इसको हमने पेयर बोला और इसको हम कुछ नहीं बोलेंगे, डिस्टिंक्ट है। अब देखो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, सबको एक एक बार काउंट करो। 1 2 3 4 5 6, वी हैव हाउ मेनी डिफरेंट लेटर्स? 6 डिफरेंट लेटर्स। ये गिवन डेटा का अंडरस्टैंडिंग है। अब आप सीधा केसेस बना सकते हो बहुत इजी तरीके से। कोई पहला वाला केस बताना चाहेगा? हाथ खड़े करो। पहला है, पहला हाथ खड़े करने के थे भाई। 4 लेटर्स आर डिस्टिंक्ट। ओके, कोई अगर सेकंड वाला बताना चाहेगा तो हाँ। We have one pair and 2 letters are
डिस्टिंक्ट। थर्ड वाला केस, यस अर्जुन, वन ट्रिपलेट एंड वन डिस्टिंक्ट, ये भी हो सकता है। मैंने वापस से बोला है क्या, आपका ये ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, कैसे भी जा सकते हो। और एक बनता है जी, यस टू पेयर्स, ये चार ही बनेंगे। एक टाइपोलॉजी के आप 2-3 से ज्यादा क्वेश्चन जैसे करते हो ना, आपको स्पीड तभी मिलेगा। सिर्फ हमने जो मैथमेटिक्स ट्राई किया वहां पर थोड़ा सा अटके थे, स्पीड स्लो रखना पड़ा। नेक्स्ट हमने कौन सा लिया जी, इनएफिशिएंट, वहां पर कंपेरेटिवली स्पीड ज्यादा था पहले वाले कंपेयर में, यहाँ पर आपका और स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, फोर लेटर्स आर डिस्टिंक्ट, क्या आएगा आपका सीधा 6C4 इंटू 4 फैक्टोरियल। वन पेयर एंड टू डिस्टिंक्ट, वन पेयर 2C1, टू डिस्टिंक्ट 5C2। नाउ 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, वन ट्रिप वन डिस्टिंक्ट, ठीक है 1C1 इंटू 5C1 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, टू पेयर्स 2C2 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। सबके आंसर ऐसे ही आने चाहिए। अरे हाँ, टू पेयर्स है ना। Twelve guests are to be seated on a dining table having two sides. Three guests want to sit on particular side. On the other. 12 guests are to be seated on a dining table having two sides, मतलब 6 एक साइड पे और 6 दूसरे साइड पे। उसमें क्या है, 3 guests want to sit on a particular side। लेट जस्ट से ये जो टू साइड्स हैं हम इसको पकड़ के चलते हैं जी, लेट जस्ट से साइड ए एंड साइड बी। लेट जैसे 3 गेस्ट बोल रहे हैं हमें साइड ए पे ही बैठना है और 4 गेस्ट में हमें वो साइड बी पे ही बैठना है। फाइंड नंबर ऑफ वेट्स।
ऐसा अज्यूम करके चलो, हमारा एक डाइनिंग टेबल है, दिस इज साइड ए एंड दिस इज साइड बी, ठीक है। पहली लाइन समझ में आ गई। 12 गेस्ट है तो ऑब्वियसली यहाँ पर कितने बैठेंगे मैक्स 6 एंड यहाँ पर भी 6। 3 गेस्ट वांट टू सिट ऑन अ पर्टिकुलर साइड, 3 ऐसे गेस्ट भी हमें ना साइड ए पे ही बैठना है एंड 4 गेस्ट का कहना है कि भाई हमें साइड बी पे ही बैठना है। उल्टा करना है तो उल्टा करो, फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्ट ही होने वाला है। 3 4 जा करो या फिर 4 3 जा करो, सेम ही आएगा, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ वेट्स। ये समझ में आया क्वेश्चन? सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले 3 गेस्ट वांट टू सिट ऑन अ पर्टिकुलर साइड, लेट जैसे हमने ए साइड पे ये 3 गेस्ट ऑलरेडी इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इनका सिलेक्शन कितने तरीके से होगा? एक ही तरीके से होगा, ठीक है। हमारे पास टोटल सीट्स कितने हैं? 12 सीट्स है, तो मतलब देखो यहाँ पर 3 पर्टिकुलर बैठ रहे तो उनका सिलेक्शन हो गया। यहाँ पर अब बची कितनी? यहाँ पर 3 बची। 4 गेस्ट ऐसे जो अदर साइड पे बैठना चाहते, तो मतलब यहाँ पर हमने 4 को बिठा दिया था। अब यहाँ पर कितने सीट्स बचे जी? सिर्फ 2 ही सीट्स बचे। एंड अगेन 4 और 3 7 गेस्ट चले गए, अब 12 में से 7 बैठ गए, तो अब बचे कितने? 5। तो 5 के लिए यहाँ पर 3 पे और यहाँ पर बाद में 2 पे बस अरेंजमेंट करना है। ये समझ में आ गया, ठीक है। पहले ये जो कंपल्शन है उसको हमने फिलअप कर दिया, दे कैन बी डन इन ओनली वन वे, ठीक है। ये भी कैसे होने वाले? 3 गेस्ट ऑन द वन साइड, ये 3C1 नहीं होगा, हम अरेंजमेंट पे नहीं जा रहे हैं, हम अभी भी कहां पर है? सिर्फ सिलेक्शन के ऊपर ही है, हम अरेंजमेंट के ऊपर गए ही नहीं है, ठीक है। 3 एक पर्टिकुलर साइड पे 1 तरीके से, रिमेनिंग 3 सीट्स 4 एक पर्टिकुलर साइड पे 1 तरीके से, रिमेनिंग आर 2 सीट्स। 12 में से 3 और 4 मतलब टोटल 7 गेस्ट बैठ गए, अब बचे कितने गेस्ट? ओनली 5 गेस्ट। अब 5 ही अपने पास है। 5 गेस्ट के लिए अब देखो प्लेसेस कितने बचे हैं। एक साइड पे 3 बचे हैं, दूसरे साइड पे 2 बचे, तो किसी भी एक साइड से शुरू कर दो। आप यहां पर क्या कर सकते हो? लेट जैसे C3 5C3 एंड आफ्टर दैट ये 5 में से 3 चले गए, अब कितने गेस्ट बचे? 2 एंड सीट्स कितने बची? 2 इंटू 2C2। आप वहां से अगर शुरू करते तो आपका आता था जी 5C2 इंटू 3C3, दोनों का एक ही आता है वैल्यू, ठीक है। अगेन हम सिलेक्शन कर रहे हैं तो ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। ये क्या हो गया जी? हमारा सिलेक्शन हो गया ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अब ये साइड पे टोटल कितने सीट्स है? 6 सीट्स। These can be arranged in how many ways? 6 factorial ways। ये वाली साइड पे भी 6 सीट्स, this can be arranged in 6 factorial ways, that is 6p6। ये समझ में आ गया, ठीक है। ये 1 1 लिखने की जरूरत नहीं, बस मैं काउंट करने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। जैसे दिस इज कंडीशन ऑफ ए साइड, कंडीशन ऑफ बी साइड, देन remaining seats on side A, this is remaining seats on side B। ये सिर्फ सिलेक्शन हो गया ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट के बाहर आप क्या रहेंगे हमारे? अरेंजमेंट्स ऑन साइड A एंड अरेंजमेंट्स ऑन साइड B। ये समझ में आया एवरीवन? अब देखो इसको सिंपलीफाई करेंगे। 5C3 मतलब 5C2 मतलब कितना आएगा? ये 10। 2C2 1 ही होता है, तो ब्रैकेट के अंदर हमारे सिर्फ 10 आता है। यहाँ पर ये आएगा 6 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल, आपका आएगा जी लिटरली 10 इंटू 720, या फिर आप सीधा बोल सकते हो जी 6 फैक्टोरियल का स्क्वायर। कितना आएगा? 720 का स्क्वायर इंटू 10, बहुत बड़ा आएगा ये। यस, हाँ फॉर श्योर। हम जो भी अरेंजमेंट करना चाहते हैं हमने सबसे पहले उसको विजुअलाइज किया है। विजुअलाइज क्यों करें? क्योंकि अरेंजमेंट में ऑर्डर मैटर करता है, बट अगेन सिंस दीज आर प्रॉब्लम्स ऑन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसमें से हम सबसे पहला पार्ट कौन सा करते हैं? सिलेक्शन वाला। जो भी हमारे कंडीशंस रहते हैं सबसे पहले हम वो फुलफिल करते हैं, बाकी का पार्ट तो इजीली हो ही जाता है, ठीक है।
सो वी हैव 12 गेस्ट और एक डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठने वाला है, जहां पर दो साइड से जैसे एक साइड पे 6 और दूसरे साइड पे 6 बैठने वाला है। उसमें आप कंडीशन क्या दिया है जी, 3 गेस्ट वांट टू सिट ऑन अ पर्टिकुलर साइड एंड 4 गेस्ट ऑन द अदर। लेट जैसे हमने 3 इधर बैठा है तो 4 इधर बैठना चाहते हैं, अगर 3 इधर बैठा है तो 4 इधर बैठना चाहते हैं, कैसे भी जो फर्क नहीं पड़ता। अगर हमने साइड ए और साइड बी अगर बोल दिया, साइड ए के ऊपर लेट जस्ट से 3 गेस्ट बैठना चाहता है, अगर ये 3 अगर बैठ गया, अब यहाँ पर कितनी प्लेसेस बची, सिर्फ 3 प्लेसेस बची। 4 गेस्ट अगर इधर बैठना चाहते हैं तो अब यहाँ पर कितनी प्लेसेस बची, सिर्फ 2 प्लेसेस बची। यहाँ तक समझ में आ गया? ओके। जो कंपल्शन है, मतलब जिनके ऊपर कंडीशन है, वो जैसे ही डाल दी है, आपको सिर्फ रिमेनिंग पार्ट के बारे में सोचना है। 3 और 4 टोटल कितने गेस्ट का सिलेक्शन फिक्स हो गया, 7। तो रिमेनिंग कितने रह गए इसका, 5। अब इनको साइड बाय साइड लेकर जाएंगे, आप इधर 3 वाली साइड पे बैठाओ या फिर 2 वाली साइड पे बैठाओ। यहां से शुरू किया, 5 में से अब हमें कितने प्लेसेस भरने, ये साइड पे 3, तो 5 में से किसी भी 3 गेस्ट का सिलेक्शन कर लिया। अब रिमेनिंग 2 सीट्स बचे और हमारे 2 गेस्ट बचे, 2C2। ये समझ में आ रहा है? हम ब्रेक ब्रेक करके जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। एक प्रोसेस हो गया, अब क्या बचा, दूसरा प्रोसेस हो गया, अब नेक्स्ट व्हाट, इस तरीके से। पहले 3 को बिठाया, फिर 4 को बिठाया, फिर बच्चे वाले में से एक साइड पे बिठाया, फिर उनमें से भी बच्चे वाले से भी दूसरे साइड पे बिठाया। बट यहाँ पर अब तक हमने क्या किया, ब्रैकेट के अंदर सिर्फ सिलेक्शन किया, हम अरेंजमेंट के लिए नहीं गए। अब जैसे कि देखो ना, जो 3 बोल रहे हैं यहाँ पर बैठना चाहते हैं, उन्होंने बोला क्या, किसी एक पर्टिकुलर जगह पर बैठना चाहते हैं, वो ये साइड पे बैठना चाहते हैं, तो कैसे भी बैठ सकते हैं, देयर इज नो कंडीशन। ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट समझ में आ गया। अन्ना, अब साइड ए के ऊपर टोटल कितने सीट्स है, 6। सिलेक्शन इधर हो गया। दिस 6 डिफरेंट पीपल, दे कैन बी सीटेड इन हाउ मेनी वेज, 6 डिफरेंट वेज, 6 फैक्टोरियल। साइड बी पे भी 6 फैक्टोरियल। ये अंदर का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 10, दिस इज 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, तो सीधा आप बोल सकते हो 6 फैक्टोरियल का स्क्वायर। आपको आंसर ऐसा दिया रहेगा तो भी चल जाएगा, किसी में कीड़े हैं, पूरा आंसर निकालना चाहते हो तो भी चल जाएगा। 720 का स्क्वायर, इंटू 10, 51,84,000 वेज। ऐसे आंसर्स देखने के बाद लगता है मतलब उनको कुछ काम नहीं है क्या, चुपचाप बैठो, खाओ, चले जाओ। अगर थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं। Thirteen tigers and 10 zebras, खिलौने वाले, ओके, सीरियस वाले मत, साथ में नहीं रह सकते। 13 tigers and 10 zebras are to be arranged such that no two zebras are together. ये नंबर नहीं है, 9 है। Such that no two zebras are together. Find number of ways. अब सबसे पहले ये अरेंजमेंट कैसा है जी, पहला वाला कंडीशन लीनियर और दूसरा वाला कंडीशन सर्कुलर। एक और क्वेश्चन लेते हैं।
6 boys and 4 girls are to be arranged such that no two girls are together. सेम पहले हमने उनको कैसे अरेंज किया जी, लीनियर एंड सेकंड उसको भेजिए हम सर्कुलर। पहले सेकंड वाले पे करो, आपके काउंट कम है, अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा, फिर एक पैटर्न दिखेगा, वो आप सीधा लार्ज वैल्यूज के ऊपर भी ट्राई कर सकते हो। गो फॉर बॉयज एंड गर्ल्स वाला क्वेश्चन। सबसे पहले कैसे अरेंजमेंट देखते हैं जी, लीनियर। अब दोनों क्वेश्चन के अंदर सिमिलरिटी क्या है, जिनका काउंट कम है ना उनके ऊपर ही कंडीशन दिया है। 6 boys 4 girls, no 2 girls are together। 13 tigers 10 zebras, no 2 zebras are together। जो कम काउंट वाले उनके ऊपर कंडीशन डालना काफी इजी हो जाता है। ये पहला ऑब्जर्वेशन कर लिया। अब सबसे पहले लीनियर सोचते हैं। लेट्स जस्ट से दिस इज बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, बॉय 4, बॉय 5 एंड बॉय 6। अगर हम बॉयज एंड गर्ल्स को लीनियर अरेंज करने वाले हैं सच दैट नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, कंडीशन क्या रहेगा, कम से कम कितने, लाइक दो लड़कियों के बीच में कम से कम एक लड़का तो रहा है, एक से ज्यादा रहा तो भी चल जाएगा। अब लीनियरली देखोगे तो देखो आपको कितने प्लेसेस मिलते हैं ऐसे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। समझ में आया? मतलब ये 7 प्लेसेस में से ये 4 गर्ल्स के लिए हम कितनी जगह सेलेक्ट करेंगे, 4 जगह सेलेक्ट। एंड अगेन these 4 different girls can be arranged in how many ways, 4 factorial ways। समझ में आया? ये क्लियर है? तो देखो सबसे पहले हमने किनको अरेंज किया जी, बॉयज को अरेंज किया। हाउ मेनी बॉयज डू वी हैव, 6 बॉयज। तो 6 बॉयज कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज, 6 फैक्टोरियल वेज। ये 6 बॉयज को जैसे ही अरेंज कर दिया लीनियर में, तो हमारे पास अब कितने प्लेसेस है जिसके हिसाब से क्या होगा, नो टू गर्ल्स आर टुगेदर। तो हम अल्टरनेट डाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो मतलब 6 बॉयज के बीच के 5, इधर वाला एक एक्सट्रीम, उधर वाला एक एक्सट्रीम, 7 प्लेसेस वी हैव, ठीक है। अब इन 7 प्लेसेस में से 4 गर्ल्स के लिए कितने प्लेसेस चाहिए रहेंगे, 4 प्लेसेस। तो 7C4, ये हो गया जी गर्ल्स का सिलेक्शन, मतलब सॉरी प्लेसेस का सिलेक्शन। एंड यहाँ पर अब गर्ल्स का अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा जी, 4 फैक्टोरियल तरीके से। दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। तो देखो यहाँ पर डिफरेंट क्या है, ये जो पहला वाला पार्ट है ये किससे रिलेटेड है, बॉयज से रिलेटेड। ये जो है वो हमारा प्लेस का सिलेक्शन है। ये प्लेस का सिलेक्शन हमने किसके अकॉर्डिंग किया, जो कंडीशन दिया है ना उसके अकॉर्डिंग, प्लेसेस का सिलेक्शन, दैट इज 7C4। नेक्स्ट 4 फैक्टोरियल, ये क्या है जी, दिस इज एन अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स, जैसे पहले बॉयज का किया था वैसे। बॉयज के लिए हमें सेलेक्ट करने की जरूरत पड़ी क्या, पड़ी ही नहीं, क्योंकि बॉयज के ऊपर कंडीशन तो दिया ही नहीं है। एवरीवन क्लियर, लीनियर समझ में आ गया? इसको आप सीधा कॉपी पेस्ट 13 टाइगर्स एंड 10 ज़ेब्रास पे भी कर सकते हो। सर्कुलर देखते हैं अब, ये क्लियर है? लीनियर में कोई डाउट? अब देखो सर्कुलर में क्या होगा, सेकंड वाला कंडीशन, B1 B2 B3 B4 B5 B6 ऐसे ही होगा। अब इनके बीच में कितने स्पेसेस रहेंगे, 6 ही रहेंगे, 7 नहीं रहेंगे लीनियर के जैसे, 6 रहेंगे। आप समझ में आया? क्योंकि देखो ना यहाँ पर एक्सट्रीम 2 थे, B1 के पहले और B6 के बाद, बट यहाँ पर क्या है, B1 के पहले और B6 के बाद वाला तो एक ही है, ठीक है। अब देखो आंसर पे कैसा इफेक्ट पड़ता है। 6 बॉयज को सबसे पहले हम अरेंज करने वाले हैं लीनियर में नहीं, अब सर्कुलर में। सर्कुलर में n ऑब्जेक्ट्स अगर करेंगे तो कितना होता है, n-1 फैक्टोरियल होता है। तो बॉयज का अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा,
5 फैक्टोरियल तरीके से होगा बिकॉज इट इज अ सर्कुलर अरेंजमेंट। नेक्स्ट, प्लेसेस का सिलेक्शन। हमारे बीच के कितने प्लेसेस हैं? 6। हमें कितने लड़कियों के लिए सिलेक्ट करने हैं? 4 के लिए। अब क्या आएगा आपका? 6C4, सेम पैटर्न। अब गर्ल्स को अरेंज करना है कितने तरीके से? 4 तरीके से ही होंगे क्योंकि ये कंटिन्यूअस में नहीं है ना। समझ में आया? ये समझ में आया? नहीं नहीं, 3 से ही होंगे। ऐसे कैसे? 3 फैक्टोरियल से ही होंगे और रोटेट किया तो सेम ही तो रहेंगे। ओके, 6 फैक्टोरियल बढ़ा जाता है, 4 फैक्टोरियल भी बढ़ा जाता है। ऐसे ही रहने दो आंसर, कैलकुलेट मत करो। टाइगर एंड जेब्रा के लिए कर सकते हो सेम पैटर्न। यू विल फाइंड आउट लीनियर एंड सर्कुलर में सिर्फ एक ही डिफरेंस हो रहा है, आपका एक एक से कम हो रहा है हर एक फैक्टोरियल। आपके प्लेस भी एक से कम हो रही है, बस, नथिंग एल्स। पहला वाला जल्दी करो, इसको देखते से बता सकते हो। 13 टाइगर्स कैन बी अरेंज्ड इन 13 फैक्टोरियल वेट्स। 13 की वजह से हमारे प्लेसेस कितने बने मिलेंगे? 14 मिलेंगे। 14 में से हमें कितने जेब्रास के लिए? 10 के लिए, मतलब 14C 10 आएगा इनटू 10 जेब्रास कैन बी अरेंज्ड इन 10 फैक्टोरियल वेट्स। ये लीनियर के लिए हो जाएगा। सेम थिंग वी विल गो फॉर सर्कुलर। लीनियर के लिए 13 फैक्टोरियल इंटू 14C 10 इंटू 10 फैक्टोरियल। और यही आगे जाके एक एक से हर एक पार्ट कम हो जाएगा। ये 13 की जगह अब आएगा 12 फैक्टोरियल। 14 की जगह बीच में कितनी स्पेसेस रहेंगे? सिर्फ 13 ही रहेंगी। 13 में से हमें कितने चाहिए? 10 चाहिए। एंड 10 सर्कुलर में 9 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज होंगे। टाइपोलॉजी समझ में आ गए। परम्यूटेशन के ऊपर अलग से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, कॉम्बिनेशन के ऊपर भी अलग से कई सारे आते हैं, इनके मिक्सचर के ऊपर बहुत रेयरली आते हैं, बट जब आते हैं आपको समझ में आ गया होगा कैसे आता है। उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है? हमेशा सिलेक्शन के ऊपर पहले फोकस करना है, आफ्टर दैट गो फॉर अरेंजमेंट। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? हमारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये जो चैप्टर है ये यहीं पर खत्म होता है, फिनिश होता है। यू विल फाइंड आउट हमने परम्यूटेशन के अंदर बहुत खेला, कॉम्बिनेशन के ऊपर ज्यादा काम नहीं करना पड़ा क्योंकि कॉम्बिनेशन में सिर्फ सिलेक्शन था। ठीक है, तो देखो हर एक चैप्टर के बाद जैसे हम बनाते हैं फाइनल वाला पार्ट, हमारा अब हेडलाइन फॉर्मेट क्रिएट करेंगे फॉर चैप्टर PNC। चेकआउट करने के लिए चाहे तो आपके नोट्स के थ्रू एंड थ्रू भी जा सकते हो। सबसे पहले PNC चैप्टर के अंदर हमने कौन सा वाला कंसेप्ट देखा जी? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल वाज अ न्यू कंसेप्ट दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू अस। फैक्टोरियल का भी एक ही प्रॉपर्टी होता है, दैट इज डिडक्शन। हम किसी भी बड़े नंबर वाले फैक्टोरियल को छोटे नंबर वाले के टर्म में लिख सकते हैं। फैक्टोरियल के बाद हमने देखा जी फंडामेंटल मेथड्स ऑफ काउंटिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग, इसके अंदर हमने कितने प्रिंसिपल्स देखे जी? बेसिकली 2 ही देखे।
फर्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन, सेकेंड इज एडिशन. एंड इसके बाद हमने कौन सा वाला कंसेप्ट शुरू किया? परम्यूटेशन. परम्यूटेशन में देखो हमने डिस्टिंक्ट, नॉट ऑल डिस्टिंक्ट, सारे टाइपोलॉजी देखे. तो यहाँ पर आप बोल सकते हो हमने डिस्टिंक्ट लेट ऑब्जेक्ट्स का परम्यूटेशन देखा, नॉट ऑल डिस्टिंक्ट का भी परम्यूटेशन देखा. इसके साथ परम्यूटेशन अंडर सर्टन कंडीशंस, कितने कंडीशंस देखे थे? टोटल 4 कंडीशंस देखे थे. परम्यूटेशन अंडर सर्टन कंडीशंस. याद रखने के लिए हमने टोटल 4 कंडीशंस कवर किए थे. एंड फाइनली सर्कुलर परम्यूटेशन देखा था. तो जब ये परम्यूटेशन का डेफिनेशन देखा, इसका हमने फॉर्मूला वगैरह सब देखा है. ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही फॉर्मूला है. नेक्स्ट, जैसे हमने परम्यूटेशन कंप्लीट किया, वी वेंट फॉर कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन के अंदर भी हमने क्या देखा जी? इसका डेफिनेशन एंड फॉर्मूला. इनके फॉर्मूले देखने के बाद पता चल गया होगा हमें फैक्टोरियल क्यों सीखना पड़ा. ठीक है, और फैक्टोरियल के मामले में क्या बोला? फैक्टोरियल के जब भी कोई क्वेश्चंस आता है, सबसे पहला स्टेप क्या रहता है? वी हैव टू एलिमिनेट द फैक्टोरियल. ठीक है. कॉम्बिनेशन के बाद हमने उसके कुछ प्रॉपर्टीज देखे. प्रॉपर्टीज नहीं, हमने डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन देखा था. इसी के अंदर हमने इनके बीच में रिलेशन भी देखा था. परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट होता है, कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन होता है. परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करता है, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है. कॉम्बिनेशन में हम सिर्फ सिलेक्शन करते हैं, जबकि परम्यूटेशन में हम सबसे पहले सिलेक्शन करते हैं, बाद में अरेंजमेंट्स करते हैं. एक कॉम्बिनेशन आपको कई सारे परम्यूटेशंस देता है. इसके बाद हमने देखा था जी प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन. कितने देखे थे जी? 6 प्रॉपर्टीज देखे थे. एंड उसके बाद तो हम सिर्फ प्रॉब्लम्स ही कर रहे थे. हमने प्रॉब्लम्स ऑन सिर्फ कॉम्बिनेशन भी किए, एज वेल एज टुडे प्रॉब्लम्स ऑन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. यहाँ पर देखो आपको कौन सा वाला पार्ट क्रिटिकल जाता है, मैं वापस से बता देता हूँ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को. परम्यूटेशन अंडर सर्टेन कंडीशंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशंस जब अप्लाई करने रहते हैं, ये प्रॉपर्टीज आप सीधा रट सकते हो. बहुत इजी है, बहुत इजी है. ठीक है, बट यू शुड प्रैक्टिस ऑन परम्यूटेशन अंडर सर्टेन कंडीशंस. क्यों? क्योंकि परम्यूटेशन में आपका क्या मैटर करेगा? ऑर्डर मैटर करता है. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे. रीजन बताता हूँ क्यों. क्योंकि पीएनसी के बाद हमें नेक्स्ट चैप्टर लेना रहता है जी बाइनोमियल थ्योरम. एंड बाइनोमियल थ्योरम, स्पॉइलर दे देता हूँ, बाइनोमियल थ्योरम सिर्फ एक फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करता है.
सिर्फ एक फॉर्मूले के ऊपर। और बाइनोमियल के अंदर पूरा का पूरा क्या अप्लाई होता है जी, कॉम्बिनेशन ही अप्लाई होता है। सिंस बाइनोमियल पीएनसी हमें जस्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, इसलिए बाइनोमियल भी एकदम बेसिक लेवल पे ही पूछा जाएगा। जेडब्ल्यू के अंदर जो एडवांस लेवल पे पूछा जाता है वहां वैसा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। बट हम क्या करेंगे, हम दोनों तरीके से प्रिपेयर करेंगे। बाइनोमियल बेसिक लेवल का भी करेंगे, जब हमारा हाथ उसके ऊपर बैठ जाएगा वी विल गो फॉर थोड़ा सा अपर लेवल। ये क्लियर है? बहुत रेयरली पूछा जाता है, जस्ट लाइक मैंने आपको सीक्वेंस एंड सीरीज में बताया था, एपी जीपी एचपी हर बार पूछा ही जाता है, एजीपी के ऊपर क्वेश्चंस बहुत ही रेयरली होते हैं, जेडब्ल्यू में पूछे जाते हैं, एनडीए में तो अब तक पूछा नहीं गया है, ठीक है। उनका मिक्स होता है, बट एजीपी के ऊपर कभी भी डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं रहता। सिमिलरली बाइनोमियल में भी क्या रहता है, बेसिक लेवल पे पूछा जाता है, जब नेचुरल नंबर रहेगा तब। जब इंटीजर हो जाता है तब रेयरली नहीं पूछा जाता, तब पूछा ही नहीं जाता, ठीक है।